हेलो एवरीवन। तो जनरल स्टडी बूस्टर में आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं पॉलिटिक्स की। पॉलिटिक्स में हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990। इसमें जो बेसिक फंडामेंटल था, इन लोगों ने सोचा, अंग्रेजों ने सोचा कि अब जो है इंडिया को एक गवर्नमेंट दे देते हैं, वो हमारे अंडर में रहेगी। ठीक है, इनको अपना सेल्फ गवर्नमेंट दे देते बट अंडर में हमारे रहेगी। तो कुछ रूल्स रेगुलेशंस इन्होंने बनाए हैं प्रीवियस काउंसिल को देख के। ठीक है, तो अब ये हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या बात करी है, 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश ने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, 20 अगस्त 1917 को डिक्लेयर कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि फर्स्ट टाइम दैट ऑब्जेक्टिव वाज ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन रिस्पांसिबल गवर्नमेंट। ठीक है, एक पॉइंट आपका ये यहां से बनता है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में आई और इनेक्शन कब हुआ, 1921 में हुआ। इसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। मॉन्टेगू कौन है? मॉन्टेगू कौन है? ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। और चेम्सफोर्ड कौन है? ये वायसराय हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक, अब फीचर्स में सबसे पहले हमें क्या करना है, फीचर्स में हमें यह देखना है कि फीचर्स में सबसे पहले जो है रिलैक्स करा सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस बाय डिमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव। सबसे पहले इन्होंने इस चीज को करा। फिर दो सब्जेक्ट बना दिए, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट और एक रिजर्व सब्जेक्ट। ठीक है, ट्रांसफर सब्जेक्ट को भी गवर्नर देखता था, ठीक है, बट उसका कंट्रोल मिनिस्टर के अंडर में रहता था। फिर रिजर्व सब्जेक्ट का भी ऐसे मैटर था, ठीक है, इसको गवर्नमेंट देखता था, ठीक है, गवर्नर देखता था, सॉरी। ठीक, लेजिस्लेटिव काउंसिल देखती थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर तीसरा क्या है, डायरार्की को इंट्रोड्यूस करा गया है। ठीक है, एक पॉइंट आपको ये मेंशन करना है। दूसरा पॉइंट आपको क्या मेंशन करना है, एक तो ये पॉइंट हो गया, डायरार्की है, बाइकैमरलिज्म है, ठीक है, एक अपर हाउस है एक लोअर हाउस है। ठीक, एक पॉइंट आपका ये हो गया। अब जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 मेंबर थे, जिसमें 3 इंडियन को रखा गया। ठीक, ये आपको याद रखना है। एक पॉइंट आपका ये बनता है। ठीक, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाते गए। ठीक है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता, मुसलमान मुसलमान को वोट देगा, हिंदू हिंदू को वोट देगा, सिख सिख को वोट देगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। एक पॉइंट यहां से हो गया। ठीक है, लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन, ये याद रखिएगा। इन्होंने हाई कमीशन बना दिया इंडिया के लिए लंदन में। ठीक है, एक पॉइंट आपको ये याद रखना है, इट क्रिएट ए न्यू ऑफिस, ठीक है, इन हाई कमीशन ऑफ फॉर इंडिया इन लंदन, ये याद रखिएगा। फिर पब्लिक सर्विस कमीशन इन्होंने बनाया 8 में। ठीक, यहां पर ये सब चीजें जो होती हैं डेवलपमेंट कर रही हैं। और दूसरी बात ये है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, यानी कि इंडिया को थोड़ा थोड़ा जो है गवर्नमेंट दी जा रही है, बट वो हमारे अंडर ही में है। ये आपको थोड़ा से ध्यान में रखना पड़ेगा। और देख लेते, कुछ पॉइंट छूटा है, देखें। इसमें इन्होंने एक पॉइंट और बचाया है। ठीक है, इट सेपरेट द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट। ठीक है, फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट दिया गया है फ्रॉम द सेंट्रल बजट से। ठीक है, एंड ऑथोराइज द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव टू इनैक्ट देयर बजट। ठीक है, इस बजट को इनैक्ट करने के लिए उनको ऑथराइज करा गया है, किसको, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव को। ठीक है, एक पॉइंट आपको ये याद रखिएगा। फिर एक पॉइंट और मेंशन कर लिए, 1926 को रिक्रूट करा गया है सिविल सर्वेंट। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये हमारा पॉलिटी का भी कंटेंट हो गया है। ये इसमें 8 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, इसको आप सब्सक्राइब करिए ताकि हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट बना सकें कि एक ही बार में आपको बेस्ट से बेस्ट रिवीजन मिल जाए। इसमें 8 सब्जेक्ट हमने ऐड ऑन किए हैं। दूसरा हमारा चैनल है जनरल स्टडी सॉल्यूशन, उसमें आपको जनरल साइंस मिल रही है, यूपी पीसीएस का सॉल्यूशन मिल रहा है, बिहार पीसीएस का सॉल्यूशन मिल रहा है, तो वहां जाके एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और जो क्लास 12th में स्टूडेंट हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ मेहंदी ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी चैनल है जिसमें 12th क्लास के सारे लेक्चर अपलोड हो रहे हैं। थैंक यू।
हेलो एवरीवन। तो आज एंशियंट हिस्ट्री में हम लोग आईवीसी साइट्स के बारे में हम लोग जाएंगे डिस्कशन करने। ठीक है, तो हमने ये मैप दे रखा है। ठीक है, अब इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे और उनके स्क्वेटर के नाम बताना है जिन्होंने इनको खोजा है। तो सबसे पहले हम लोग मैप देख लेते हैं। ठीक है, मैप में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। मोहनजोदारो आपको पता ही है कहाँ पर है। ठीक है, कोट डिजी है, चन्नूदारो है ये। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा का जस्ट नीचे जो है कालीबंगा आती है। ठीक है, फिर रोपर है, एक ये याद कर लिएगा। फिर लोथल यहाँ पर है। ठीक है, धोलावीरा यहाँ पर है। ठीक, सरकोतदा यहाँ पर है। तो ये कभी कभी पूछा भी जाता है कि ये किस एरिया में पड़ते हैं। तो जनरली पाकिस्तान का तो एरिया तो हमें नहीं लेना है ना, हमें गुजरात साइड का लेना है। ठीक है, तो ये है धोलावीरा है, सरकोतदा है, लोथल है, ये सब चीजें हैं। तो चलिए अब इनके इक्वेटर के नाम हम लोग थोड़ा से देख लेते हैं। तो लोथल कॉन्फ्लुएंस ऑफ साबरमती एंड भोगवास रिवर, ये कहां पर है? लोथल अहमदाबाद में है। ठीक है, इसके इक्वेटर कौन है? एस राव। कब करा था? 1957। देखिए डेट हमने इसी वजह से मेंशन कर दी क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन जो है डेट वाइज स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाए, तो आप ऐसे कर सकते हो। एक क्वेश्चन आपका इस तरह से निकल सकता है। दूसरा है कालीबंगा। कालीबंगा को हम ब्लैक बैंगल्स भी बोलते हैं। ये लेफ्ट बैंक ऑफ घग्गर रिवर के पास थी, यानी ये भी राजस्थान में है। ठीक है, अमलानंद घोष 1953, बीबीएल लाल और थापर 1961। तो ये तीन हैं एक्सक्वेटर्स। ठीक, फिर चन्नूदारो के बारे में बात करते। चन्नूदारो इंडस के लेफ्ट बैंक में है, ये सिंध में पड़ती, पाकिस्तान। ठीक है, इनके एनजी मजुमदार, ये आपको एनजी और एमजी ये आपको को लिखना नहीं है, ये बस मजुमदार का नाम लिख लिए, याद रखिए। मैक की है, 1931 में है। रंगपुर क्या है? लेफ्ट बैंक ऑफ द महर रिवर। ये महर रिवर कहाँ है? नियर लोथल, गुजरात में, ये भी इंपॉर्टेंट है। एमएस वत्स 1931, एस राव। ठीक, बनावली कहाँ? ये हरियाणा में है। पूछा जाएगा भैया हरियाणा में कौन सी आईवीसी साइट है? योर आंसर शुड बी बनावली। कहाँ? हिसार में। एक्सक्वेटर के नाम क्या है? बेस्ट है। ठीक, आलमगीरपुर ये मेरठ है, ये यूपी वाला। अभी यूपी वाला कोई क्वेश्चन पूछेगा तो योर आंसर शुड बी आलमगीर। कहाँ है भैया? ये मेरठ में है। ठीक है, वाईडी शर्मा। कोट डिजी लेफ्ट बैंक ऑफ इंडस रिवर कहाँ है? सिंध में, ये पाकिस्तान का, ये शायद ना पूछे। घुरे और फजल अहमद, तो ये पॉइंट आपका हो गया है। अमरी के कौन है? मजूमदार हैं। ठीक है, अमरी कहां पर है? ये भी पाकिस्तान से है। ठीक, फिर रोपर कहां है? ऑन द बैंक ऑफ सतलज रिवर। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं सतलज रिवर पे कौन सी आईवीसी साइट बनी हुई है, तो योर आंसर शुड बी रोपर। एक्सक्वेटर का नाम बताइए? वाईडी शर्मा। ठीक है, सरकोदता ये कच्छ में है, गुजरात में ये भी। ठीक, जोशी है, जेपी जोशी 1964। सुख्ता गेंदर सिंध में, पाकिस्तान वाले चाहे हटा दिए स्टेन, मगर आपको करना तो ही है, इंपॉर्टेंट है। धोलावीरा गुजरात में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धोलावीरा जोशी। ठीक है, 91। राखी गढ़ी हरियाणा में है। ठीक, और ये इनके बेस्ट हैं अमरेंद्र नाथ। तो ये हमारा एंशियंट हिस्ट्री का ये पॉइंट हो गया है। अब हम लोग जा रहे हैं मिडाइवल पे। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिडाइवल हिस्ट्री। मिडाइवल हिस्ट्री में हम लोग करकोता डायनेस्टी के बारे में हम बात करेंगे। ये नॉर्दर्न इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस एरिया को ये इन्होंने ऑक्युपाई करा था। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं और पता करते हैं क्या है इसका फंडामेंटल। ठीक है, सबसे पहले आपको ये बात करनी है कि दुर्लभ वर्धन है, ये कब आए थे? 598 से 634 was the founder of करकोता डायनेस्टी। तो पहला क्वेश्चन आपका यहीं पर आके गिरता है, करकोता डायनेस्टी के फाउंडर का नाम आप बताइए। दुर्लभ वर्धन। ठीक है, इनके बेटे का नाम क्या है? सबसे पहले ही मैरिड टू डॉटर ऑफ द लास्ट गोनर रूलर। ठीक है, ये शादी कब उन्होंने की थी? 527 में। ठीक, दुर्लभक इसका मतलब क्या है? इनका बेटा है। ठीक है, दुर्लभक
ठीक, थोड़ा से आप नाम समझ लिएगा। ठीक, और हिज सन ललित आदित्य। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ललित आदित्य का नाम कश्मीर डायनेस्टी से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पॉइंट आपको नहीं भूलना है। ठीक है, 697 से 733 इन्होंने नॉर्दर्न इंडिया को एक्सपेंड करा। ठीक है, बिहार तक भी ये लोग आए हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ललित आदित्य हो गया, और अगेंस्ट यशोवर्मन के साथ इन्होंने जंग लड़ी है। यशोवर्मन कौन है? कन्नौज के राजा हैं। कब इन्होंने फाइट करी? 740 में। इतना क्लियर हो गया। अब नए रूलर जो आते हैं ललित आदित्य के बाद, वो संभाल नहीं पाते। वो भी अच्छे इफिशिएंट रूलर होते हैं, बट वो लोग सप्रेस नहीं कर पाते हैं। देखते कौन है? अवंती वर्मन है और शंकर वर्मन है। ठीक है, ये सक्सेसर है ललित आदित्य के, मगर इन लोग जो है संभाल नहीं पाते हैं, क्योंकि अब रिवोल्ट ज्यादा हो रहा है। ठीक है, कश्मीर साइड पे। फिर जयापिदा है, ये कब आए हैं? 745 से 776 है। ये लास्ट पावरफुल रूलर हैं। सेकेंड फेज में जो रूलर आए हैं उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल ये भी हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। एक पॉइंट आपको ये याद रखना है। देखिए, ललित आदित्य के बारे में आपको याद रखना है, जयपिडा के बारे में बात करना है। उनके बाद जितने भी आए वो सब इनएफिशिएंट और वीक रूलर थे, और इस तरह से ये डायनेस्टी डिक्लाइन कर गई। ठीक है, अब आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो मार्थंड टेम्पल, जिसको सन टेम्पल बोला जाता है, ओल्ड सन टेम्पल बोला जाता है, ये कहां पर सिचुएटेड है? अनंतनाग में है। ये किससे इनिशिएटेड है? ये ललित आदित्य से है। राइट, ये याद रखिएगा, उसकी याद में वो बनाया गया था। तो ये हमने ये कश्मीर किंगडम के बारे में आज हमने थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन किया है। इसको अभी हम और बताते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आपका बन सकता है, ताकि ये पूरा क्लियर हो जाए आपका कॉन्सेप्ट। देखिए, ललित आदित्य के बारे में आपको 3 पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, इनके बेटे दुर्लभका के बेटे हैं कौन? ललित आदित्य। कब आए? 697 से 733। किसके साथ इनकी मेन बैटल हुई? यशोवर्मन। यशोवर्मन कौन है? किंग ऑफ उज्जैन है, सॉरी कन्नौज है। ठीक, ये आपको याद रखना है। हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में बात करने वाले हैं पुर्तगीज सेलर्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने अल्माइडा के बारे में डिस्कशन कर लिया था। अब हम अल्फोंसो डी अल्बुकर्क के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में आप कंप्रोमाइज कर लिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, ये अल्माइडा के सक्सेसर थे, ये भी गवर्नर बना के भेजे गए। ठीक है, अब इन्होंने सबसे पहले इंडियन ओशन पे अटैक मारा, क्योंकि इंडियन ओशन के ये लोग किंग थे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ रखा था कि ब्लू वाटर पॉलिसी इन्होंने रूल करी थी। ठीक है, अल्माइडा के ड्यूरेशन में। अब इन्होंने क्या करा कि जब इस पे अटैक मार दिया इंडियन ओशन पे, तो रेड सी में जितने भी जहाज दूसरी कंट्रीज के आने वाले हैं उनके लिए परमिट सिस्टम इंप्लीमेंट कर दिया। गॉट इट, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तीसरा क्या है, इसी वजह से इन्होंने कौन से एरिया को कैप्चर कर लिया? ऑर्मोस और मालाबार कोस्ट। ठीक है, यहां पर इन्होंने ब्लॉक कर दिया कि अब कोई भी शिप आएगा तो उसे पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, परमिट लेना पड़ेगा, परमिट में पैसा देना होगा। ठीक है, एक चीज ये याद रखिएगा। फिर इन्होंने गोवा को एक्वायर कर दिया। ठीक है, सुल्तान ऑफ बीजापुर से लेकर। ठीक है, 1556 में। ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि अलेक्जेंडर के बाद पहला यूरोपियन कोई देश है जिसने किसी इंडिया के ऊपर अटैक मार के उसको कब्जे में लिया है। ठीक, ये याद रखिएगा। इतना क्लियर हो गया। अब एक सोशल रिफॉर्म भी इन्होंने चलाया, एबॉलिश करा, सती प्रथा का भी अंत करा है। ठीक है, और इन्होंने अपने लोगों से बोल दिया कि आके यहाँ पर सेटल्ड हो जाने का। ठीक है, यहाँ पर आप आके सेटल हो जाइए और ऐश करिए, और यहाँ पर जितनी भी लोकल वाइफ्स हैं उनसे शादी कर सकते हैं। ठीक है, लोकल्स हैं उनसे शादी करके अपनी जिंदगी अच्छी से गुजार सकते हैं। ठीक है, फिर इन लोगों ने एक चीज और याद करिए कि इन्होंने टोबैको और काशियो नट्स अपने साथ लेके आए और यहाँ पर खेती करी है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक, गोवा को बसा दिया, कोचीन को बसा दिया। ठीक है, वहां के जो लोग पुर्तगाल के लोग थे, वहां पर जब देखा कि इंडिया में बहुत ज्यादा अच्छा प्रॉस्पेरस कंट्री है, तो वहां पर लोग बसने लगे। कहां पर? गोवा में और कोचीन में। तो इसी वजह से आप देखते हो कि गोवा में पूरा पुर्तगाल का सिस्टम बसा हुआ अभी भी। ठीक है, तो ये पॉइंट आज आपका हो गया है। एक पॉइंट और शॉर्ट्स में ले लेते हैं, नीनो दो कुन्हा।
ठीक है। नीनो कुन्हा के बारे में बताएं क्या कि इन्होंने नवंबर 1529, इनके बारे में आप ये याद रखिएगा कि इनकी कॉन्फ्लिक्ट बहादुर शाह के साथ हो गई थी। ठीक है, बहादुर शाह को जब हुमायूं का खतरा था, ठीक है, तो इन्होंने जो है सपोर्ट मांगा। किसने? बहादुर शाह ने उनसे सपोर्ट मांगा। क्या हुआ? नीनो दो कुन्हा से सपोर्ट मांगा कि आप हमें बचा लो भैया, हम तुम्हें बसीन दे देंगे, ठीक है, एक आध पोर्ट और दे देंगे। मगर हुमायूं जो है एट द एंड ऑफ मोमेंट हुमायूं जो है टर्न आउट कर गया गुजरात से, और ये अपनी बात से मुकर गए। अब ये इतना गुस्से से भरे हुए थे, उन्हें खाने पे बुलाया अपनी शिप पे और उनको कोहना दे दिया, कोहनी दे दिया, ठीक है, यानी कि उनको गिरा के मार दिया। ऐसे याद कर लिएगा उसको थोड़ा से। अब डेटा आपको लिखना है। 1536 में विड्रॉ कर लिया था हुमायूं ने, और 1537 में इनको गिरा के मार दिया गया, खेल खत्म हो गया। तो ये इतना छोटा से फॉर्मेट है, बस आपको इतना याद रखना है कि बंगाल को इन्होंने इस्टेब्लिश करा है, ये याद रखिए, बंगाल को थोड़ा सा प्रॉस्पेरस करा है, राइट। तो ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का भी पार्ट खत्म हो गया है। हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग वोकैब्स में डिस्कशन करने वाले हैं। वोकैब्स अल्फाबेट ए में ही चल रहा है अभी, ठीक है। आप प्रीवियस लेक्चर भी हमारे देख सकते हैं। सबसे पहले एप्टीट्यूड्स के बारे में बात करेंगे। एप्टीट्यूड का मतलब यानी कि फिटनेस, टेंडेंसी, राइट। आर्बिट्रेट्स का मतलब क्या होता है? एक्ट एज ए जज। जज का मतलब क्या होता है? जज का काम क्या होता है? निर्णय देना, ठीक है, जस्टिस करना, राइट। ये है, ये दूसरी वोकैब्स हो गए। आर्काइव का मतलब क्या होता है? प्लेस कीपिंग पब्लिक रिकॉर्ड्स, ठीक है, एक ऐसी जगह जहां पर पब्लिक रिकॉर्ड रखा जाता है, उसको हम आर्काइव बोलते हैं, आर्चीव भी बोलते हैं, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन होता है। आर्डेंट का मतलब क्या होता है? ढीठ, ठीक है, ये याद रखिएगा, ढीठ यानी कि जिद्दी टाइप का, ठीक है, इसको हम आर्डेंट बोलते हैं। गॉट इट। आर्डुअस का मतलब क्या होता है? मेहनत करने वाला, ठीक है। एरेना का मतलब क्या होता है? प्लेस फॉर कॉन्टेस्ट एंड शो, ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एरेना बोलते हैं। गॉट इट। एरोगेंट का मतलब क्या होता है? ये भी हॉटी होता है, ठीक है, जिद्दी टाइप का होता है। आर्टिकुलेट्स का मतलब क्या होता है? किसी चीज को दोहराना, आर्टिकुलेट करना, दोहराना, रिपीट करना, ठीक है। इतना क्लियर होगा जब आप बोलते हो कि भाई इस चीज को रिपीट करो, तो आर्टिकुलेट करो, ठीक है, इसको दोहराओ फिर से। एक्सेंट का मतलब यानी कि अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है, एक्सेंट का मतलब अपवर्ड मूवमेंट, ठीक, ये याद रखिएगा। आर्गुमेंट्स का मतलब क्या होता है? बहसबाजी, है तो आपको मालूम ही होगा भाई, ठीक। तो ये भी पॉइंट आपका फिनिश हो गया है। अब हम लोग बात करेंगे मिसलेनियस की। मिसलेनियस में अब हम लोग डे के साथ साथ हम बुक को भी ऐड ऑन करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, एक क्वेश्चन बुक के ऊपर आता है, तो कम से कम एक लेक्चर में आपका 8 से 10 नंबर का हो कवर अप, राइट। तो जुलाई के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये कॉमेमोरेटिव डे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 1 जुलाई रिलेटेड टू डॉक्टर डे, राइट। 1 जुलाई को डॉक्टर डे के साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे भी सेलिब्रेट करा जाता है, ठीक है। 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। इस बार हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट लेके रखा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। 18 जुलाई आपको मालूम ही है इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला है। नेल्सन मंडेला अपार्थाइड के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी, कहां? साउथ अफ्रीका में, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उनको 27 साल का सेंटेंस मिला था, ठीक है। 24 जुलाई इनकम टैक्स डे, ठीक, और 26 जुलाई आपको याद होना चाहिए करगिल विक्ट्री डे है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये जनरली आता है। 27 जुलाई को सीआरपीएफ फाउंडेशन डे है, ये आपको याद होना चाहिए। 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे है, ठीक है। डे का सेलिब्रेशन इसी वजह से करते हैं कि हम किसी एक पर्टिकुलर डे में उस चीज को फॉलो करें, समझाएं और उस जगह पर अवेयरनेस क्रिएट करें, ठीक है, वो चाहे नेशनल वाइड हो चाहे इंटरनेशनल वाइड हो, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है।
29 जुलाई वर्ल्ड टाइगर डे, ठीक है। टाइगर की प्रजाति बहुत खत्म हो रही थी तेजी से, ठीक है, तो इसकी वजह से उनको भी प्रोटेक्शन के लिए इस जगह को, इस 29 जुलाई को इस चीज को रखा गया है कि ठीक है भाई, इनके लिए भी कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाया गया, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको बताया गया है, तो ये भी पॉइंट हमारा खत्म हो गया है, ठीक। अब हम थोड़ा बहुत कंप्यूटर में ले लेते हैं। देखिए कंप्यूटर में बहुत सिलेक्टेड और नॉमिनेटेड चीजें हम उठा रहे हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर में 2 नंबर या 3 नंबर का आता है, क्योंकि इसमें इंस्टॉल करना होता है। और दूसरी बात ये है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं ये वो वाले हैं, पीवाईक्यू से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक कंप्यूटर, कौन है साइंटिफिक कंप्यूटर, कौन है, फोटॉन है, ठीक है, लैंग्वेज है। दूसरा क्या है, द वर्क ऑफ असेंबलर, असेंबलर का काम क्या होता है, कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ठीक है, ये याद रखिएगा। डोमेन नेम अगर दिया है edu.us, इसका मतलब क्या होता है, ये एजुकेशन से रिलेटेड है। और यूएस का मतलब क्या होता है, ये साइट कहां की है, यूएसए की है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर एक पॉइंट हमने और नोट डाउन करा है डिजिटल सिग्नेचर का, ठीक है, आजकल जो है हर चीज डिजिटल चल रही है, तो डिजिटल सिग्नेचर भी आ गई है, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर में क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर इज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सिग्नेचर दैट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिकेट आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर ऑफ द मैसेज, आल्सो इंश्योर हैज बीन सेंट इज अनचेंज डिजिटल सर्टिफिकेट्स, ठीक है, डिजिटल सर्टिफिकेट पे आपकी साइन हो जाती है वो, ठीक, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक। तो किसी तरीके से आपको जो है आप इंटरनेट में एक्सेस कर सकते हो। कभी कभी होता है कि सिग्नेचर मांगते हैं, तो वो कैसे करोगे, वो डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। तो ये भी लेक्चर आपका खत्म हो गया है। हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स में बात करेंगे, ये लास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। कॉल मनी मार्केट, कॉल मनी मार्केट का मतलब क्या होता है, कभी भी लिक्विडिटी सक आउट हो जाती है तो कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा लेता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म मनी, ठीक है, ऑन कॉल, ठीक है। इट इज ए इंटर बैंक मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स, ओवरनाइट बोरोइंग फ्रॉम मनी एट कॉल, ठीक है, ऑलराइट। शॉर्ट नोटिस होता है, 1 से 14 दिन तक का होता है, ठीक, ये याद रखिएगा। लेंडर ओनली एलआईसी, जीसी, म्यूचुअल फंड, आईडीबीआई एंड नाबार्ड। दूसरा पॉइंट क्या है, एमएसएस, एमएसएस का मतलब क्या होता है, एमएसएस मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ठीक है। ये क्या करती है, इसका मेन फंडामेंटल यही होता है कि सिक्योरिटी जब ज्यादा हो जाए तो उसको उठा के खींच लो, ठीक है, सिक्योरिटी को मार्केट से सक कर लेती है। एमएसएस इज अ पॉलिसी यूज्ड बाय द आरबीआई इन इंडिया टू सक आउट द शेयर सिक्योरिटी, ठीक है। इसको कब रोल्ड आउट करा गया था, इट्स रोल्ड आउट इन 2004। एमएसएस वाज इंट्रोड्यूस्ड टू डील विद द एक्सेस लिक्विडिटी, ठीक है, इसको इस वजह से इंट्रोड्यूस करा गया था, एक्सेस लिक्विडिटी की वजह से, कि जरूरत पड़ेगी तो हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे, नहीं तो खींच लेंगे मार्केट से, ठीक। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, स्टैंडिंग डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी कोलेटरल फ्री लिक्विडिटी होती है। कोलेटरल फ्री का मतलब क्या होता है, इसमें जमीन जायदाद आपको या गोल्ड वोल्ड नहीं रखना पड़ता है, इसको हम कोलेटरल फ्री बोलते हैं, ठीक है। लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म सिस्टम इनटू आरबीआई, ठीक। सबसे पहले जो है 2014 के टाइम पे आया था, जब अरिजीत पटेल जो है गवर्नर ऑफ आरबीआई थे, ये बात याद रखिएगा। तो हमने इकोनॉमिक में 3 टर्म अभी हमने करे हैं, क्योंकि इकोनॉमिकल टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसका भी लेक्चर बन रहा है। और ये हमारा फाइनली कंप्लीट हो गया आज का लेक्चर। MWF में हमारा जनरल स्टडी बूस्टर आता है, इसमें 8 सब्जेक्ट होते हैं। इसको जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट क्रिएट करा जाए, ठीक है। जनरल साइंस में जो लोग बच्चे और चाहते हैं तो जनरल स्टडी सोल्यूशन को भी सब्सक्राइब करिए, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साइंस एंड टेक भी ऐड किया गया है। तो 4 ये सब्जेक्ट हो गए और 8 ये सब्जेक्ट हो गए, एक करंट अफेयर हो गया। 13 सब्जेक्ट एट ए टाइम आपको आधे घंटे 40 मिनट के टाइम पे मिल जाते हैं। तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।